नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आपको बता दूं, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक जबरदस्त बिजनेस है बहुत सारे स्टेट्स के लिए। वो गुजरात में बहुत अच्छा काम करता है, महाराष्ट्र में काम करता है, साउथ में पूरा बहुत अच्छा काम होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। सबसे ज्यादा अच्छे जिन स्टेट्स में काम करते हैं वहां पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का बहुत इज्जत है। दूसरे जगह पे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते तो है, लेकिन उसमें प्रॉपरली उनको सिस्टम पता नहीं रहता, रेगुलेशन उतने होते नहीं, उतना ज्यादा रजिस्ट्रेशन देते नहीं है, गवर्नमेंट का मूड भी उतना नहीं होता है। उसका कारण है 5 प्रॉब्लम। ये 5 प्रॉब्लम आप जानना चाहोगे इस वक्त? अगर हाँ तो ये 5 प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना और सॉल्यूशन का आइडिया भी देने वाला हूँ। राइट, सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेड मेंबर एंगेजमेंट एंड ट्रस्ट। इसका मतलब ये कि मेंबर ज्यादा इनएक्टिव रहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में। एक्टिव वाले कुछ लोग रहते हैं, उन्हीं लोग मीटिंग में आते हैं, बाकी कोई आता नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग में बहुत भीड़ होती है, लेकिन वो भीड़ इसलिए होती है, हर कोई 10-10, 20-20, 100-100 लोगों के पास जाता है, बोलता है भैया वोट देने कम से कम आ जाना, वोट दोगे तो हम जीतेंगे, जीतेंगे तो आपकी मदद करेंगे। वो भी बोलता है कहाँ फंस रहा हूं। उसके बाद भी 10 बार फोन आता है, वो जाते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद जो जीतता है उसके साथ में ज्यादा कनेक्शन होता नहीं, क्योंकि वो आता नहीं है। अब ये नहीं आता और एंगेज नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या है और सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं रहते हैं, इसीलिए उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाता। दूसरा चीज ये, सबको लगता है कुछ ना कुछ घपला कर रहे हैं। तीसरा चीज ये कि कोऑपरेटिव रूल्स का अवेयरनेस भी नहीं होता और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इस तरीके का एंगेजमेंट प्रोग्राम नहीं रखती जिससे कि लोग उनसे कनेक्ट हो पाए। और नेक्स्ट चीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि क्या काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ये मेंबर्स को पता नहीं चलता जब तक कि एनुअल रिपोर्ट नहीं आता ऑडिट के बाद में। कस्टमर को भी पता नहीं चलता, वो खाली पासबुक भरते रहता है, लेकिन उनके पास में कोई स्पेशल रिसोर्सेस नहीं है जिससे कि वो अपना रोज का रोज देख ले कि मेरे लोन का स्टेटस क्या है, मेरे डिपॉजिट का स्टेटस क्या है, पासबुक जो है, बस बात खत्म। तो फिर मेंबर का एंगेजमेंट बढ़ाना और ट्रस्ट जनरेट करना सबसे पहला काम। दूसरा प्रॉब्लम है इनसफिशिएंट लोन रिकवरी एंड राइजिंग ऑफ एनपीए। इसका मतलब लोन रिकवरी पूरा ठीक से हो नहीं रहा है, एनपीए लगातार होते जा रहे हैं। कारण क्या है भैया? फॉलोअप का सिस्टम बराबर नहीं है, सॉफ्टवेयर ठीक ठाक है नहीं। भाई लिस्ट लेकर गए तो उसमें से कौन दिया कौन नहीं दिया वो सारा चीज है। उसके बाद उनको लगता है कि हम सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो जा रहे हैं काम करने के लिए, जितने लोगों की जरूरत है उससे बहुत कम लोग है। बोलता है सर उस तरफ तो मैं 2 दिन पहले ही गया था। भैया रोज जाना पड़ेगा जब तक पैसा मिलेगा। सर वो तो मेंबर ही हमारा ही मेंबर है, तुम्हारा मेंबर है तो तुमको पैसा दे देना चाहिए। तो फिर ये मैनेजमेंट करने के लिए स्पेशली कोई व्यक्ति नहीं है जो कि कलेक्शन का प्रोसेस देखे और कलेक्शन का प्रोसेस पे जोर लगाए और जोर लगाकर कलेक्शन को ज्यादा से ज्यादा करे। तो ये करने का जरूरत, तो इसके लिए कुछ चीजें करनी चाहिए। सबसे पहला क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम एक बनाना चाहिए, ताकि जब भी किसी को लोन दे रहे हैं तो वो लोन देते समय ही उसके इनकम, उसका रीपेमेंट शेड्यूल और उसका पास्ट रिकॉर्ड जो हमारे साथ में, ये सारे चीजों को चेक करते हुए उनको एक नंबरिंग दिया जाए, उनको एक रैंकिंग दिया जाए और रैंकिंग के हिसाब से किसको कितना लोन देना है, किससे कितना रिस्क है, ये देखकर तब लोन देना चाहिए। और लोन देते समय डॉक्यूमेंटेशन भी जबरदस्त करना चाहिए, तगड़ा करना चाहिए, ताकि गारंटर भी उसके अंदर में आए। एक बंदा नहीं दे तो गारंटर वहां पर कहीं ना कहीं पे अकाउंटेबल होना चाहिए और इसको भी डर रहना चाहिए कि हाँ भैया करना तो पड़ेगा। और एक चीज साथ में करना होगा, रिकवरी का ऑटोमेशन करने का जरूरत है। अगर एनएसीएच में रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है तो जरूर करवा लीजिए। इसके अलावा आपका ऑनलाइन ईएमआई के बारे में लगातार इंफॉर्मेशन चला जाए, नोटिफिकेशन चला जाए, पैसा दिया तो फिर जितना पैसा दिया उसका रिसिप्ट चला जाए, ऑनलाइन रिसिप्ट, और साथ में बता दे कि भैया आपका इतना पैसा ड्यू बचा हुआ है, आने वाला इंस्टॉलमेंट इतने तारीख को इतने रुपए का। सोचो कितना मजेदार हो जाए। तीसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इसका मतलब है कुछ प्लान्स बना दिए, कुछ स्कीम्स बना दिए कलेक्शन के, डिपॉजिट लेने के, कुछ स्कीम्स बना दिए लोन लेने के, और उसी में टिके हुए, उसमें कोई चेंजेस हम लोग लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो फिर अब क्या होने वाला है? अब ये होगा कि भैया किसी भी नए तरीके का कोई लोन मांगे, बोले यार ये तो अपने पॉलिसी में है नहीं, और हर चीज के लिए महीने के 1 तारीख को ही हम लोग लोन डिसाइड करेंगे पूरे महीने भर के लिए। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो, 1 तारीख और 15 तारीख रख लिया, या हर हफ्ते में एक लोन का मीटिंग रख लिया, भले 2 या ना 2, लेकिन कंसीडर तो करो। अगर किसी मेंबर को इमरजेंसी लोन चाहिए तो बेचारा कहाँ जाएगा? आपके पास ही तो आएगा। आपके पास इमरजेंसी लोन का कोई अगर प्रोडक्ट हो, आपके पास एजुकेशन फीस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हो, कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स जो कि हमारे मेंबर्स के जरूरतों के हिसाब से फीडबैक लेकर भी आप चालू कर सकते हो, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर का जो कनेक्शन है वो बढ़ेगा, मेंबर की जरूरतें पूरी होगी और मेंबर पैसा भी चुकाएगा ताकि दूसरे मेंबरों के काम आ जाए। इसीलिए बहुत जरूरी कि प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट हो, ताकि किसी प्रोडक्ट में अगर थोड़ा माइनस हो तो किसी में प्लस आ जाए, ऑर्गेनाइजेशन फायदे में रहना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड मैनुअल प्रोसेस। या तो टेक्नोलॉजी होती नहीं है, इसका मतलब टोटल मैनुअल, या फिर बहुत आउटडेटेड होती है, उनको कोई मतलब भी नहीं, टेक्नोलॉजी यूज करते भी नहीं है। सर हमको आता जाता नहीं है, हमको कुछ नहीं आता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अहमदनगर गया था, वहां पर बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था
और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर थे उन्होंने बोला सर मुझे टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं और मैं पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से लीड कर रहा हूँ। लेकिन मैं बताऊं वहां पर एनपीए और नॉन कलेक्शन बहुत ज्यादा था, ट्रांसपेरेंसी वहां पर थी नहीं, और साथ ही साथ में वहां पर डिजिटल इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं था, और उसके कारण वो ऑर्गेनाइजेशन की हालत बहुत खराब थी। ऊपर से समझ में नहीं आता क्योंकि डिपॉजिट आता रहता है और देते रहते हैं, लेकिन नीचे में खोखला होता जाता है ऑर्गेनाइजेशन। इससे बचने का जरूरत है। डिजिटाइज करिए अपने सिस्टम को, डिजिटाइज करिए अपने एंट्री सिस्टम को, ऑपरेशन सिस्टम को, अकाउंटिंग सिस्टम को, रिपोर्टिंग सिस्टम को, और डिजिटाइज करिए पेमेंट सिस्टम को। ये सारा चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, डिजिटाइजेशन बहुत जरूरी। पांचवा पॉइंट है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड गवर्नमेंट इश्यूज। इसका मतलब है देखिए जैसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ किया, समय पर फाइलिंग नहीं किया, तो फिर डिफॉल्टर लिस्ट में नाम आ जाता है। उसी तरीके से अगर आपने स्टेट वाला बना के रखा है कोऑपरेटिव सोसाइटी और वहां पर आपने प्रॉपर फाइलिंग नहीं किया, तो फिर गवर्नमेंट भी किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं करती, और उल्टा गवर्नमेंट आपको तकलीफ करेगी, नोटिस देगी, पेनल्टी लेगी, और मेंबर्स लोगों को भी वहां पर उत्तरदायी ठहराया जाएगा, उनको डिफॉल्टर माना जाएगा। ये सारी चीजों से बचने के लिए कंप्लायंसेस का कोई ऑफिसर या स्टाफ डेडिकेटेडली रखिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए। साथ में अगर आप प्रोफेशनल रखना चाहें तो प्रोफेशनल रखिए। कोई इंटरनल ऑडिट अगर कर सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से तो उनसे करा लीजिए, या फिर प्रोफेशनल से इंटरनल ऑडिट करा लीजिए अगर आपका बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो। बिल्कुल ये पांचों पॉइंट को आपको सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत बढ़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग दिया जाए रूल्स रेगुलेशन के बारे में, मोटिवेशन के बारे में, और कैसे आगे लेकर जाना है, किस तरीके से कलेक्शन करना है, हमारी टीम से जरूर संपर्क करिएगा, हमको आपकी मदद करके खुशी होगी। तो दोस्तों आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।